हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएनएस दृष्टिकोण में। आज ये विशेष हम लोग का सत्र है, ख़ास तौर क्योंकि आज ये 102 दूसरा एपिसोड है। 102 एपिसोड्स हम लोगों ने पूरे किए हैं। और शोभा मैम हम लोग के साथ में हैं, जो सीएनएस की फाउंडर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। लोरेटो कॉन्वेंट में फ़िज़िक्स पढ़ाने का एक बड़ा उनका पारी रेखी रही है वहाँ पे। और आज जब हम लोगों ने सीएनएस दृष्टिकोण शुरू किया था तो हम लोगों ने सोचा था कि 100 हम लोग इसके एपिसोड करेंगे और फिर मूल्यांकन करेंगे कि आप लोगों का कैसा रिस्पांस है और इसको जारी रखें या नहीं रखें। तो आप लोगों का उत्साह, सपोर्ट, समर्थन देखते हुए हम लोग इसको बिल्कुल जारी रखेंगे और दूसरे 100 एपिसोड की तरफ हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। और और जो ये पूरे के पूरे 102 आज तक का जो एपिसोड रहा है, इसकी कोई भी स्क्रिप्ट नहीं रही। ये सबसे बड़ी बात यही रही। इसकी हम लोग को जो भी विचार, ऐसी न्यूज़ मिलती थी रोज़ जो हमें सोचने पे विवश करती है, हम लोग उसी के ऊपर बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड अपने विचार रखते चले आए। दोस्तों, आज इस सीएनएस दृष्टिकोण में हम लोग बात करेंगे कि आज 26 नवंबर है और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के जो मुख्यालय है मैम, उसका जो सबसे जो लेटेस्ट बुलेटिन आया है, जो कोविड अपडेट, हर हफ्ता उनका साप्ताहिक अपडेट आता है। तो जो लेटेस्ट अपडेट आया है, निरंतर पिछले जितने भी 4-5 अपडेट आए हैं उसमें कोविड के जो कोरोना वायरस के जो नए केसेस हैं वो बढ़ोतरी पे हैं। तो उदाहरण के तौर पे 2-3 हफ्ते पहले 20 लाख थे, फिर अगले हफ्ते उसके बाद के हफ्ते में 31 लाख केसेस हो गए। और अभी जो कल परसों 2-3 दिन पहले जो अपडेट आया है, उसमें सप्ताह में 7 दिन में, एक सप्ताह में 35 लाख नए कोरोना वायरस केसेस हुए। यूरोप में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी है केसेस की, शायद 21% केसेस बढ़े हैं। और उसके बाद अगर मुझे सही याद है तो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन जो रीजन है, जहाँ मिडिल ईस्ट का जो रीजन कहलाता है, वहाँ पे भी बढ़ोतरी हुई है। जो भारत जिसमें आता है वो साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, उसमें गिरावट है थोड़ी सी उस क्षेत्र में। और वेस्टर्न पैसिफिक में भी नए केसेस में शायद गिरावट है। और लेकिन जो सबसे ताज्जुब की बात यह है कि मृत्यु दर में बढ़ोतरी है। और जो करीब और मृत्यु दर में बढ़ोतरी यूरोप में भी है, मृत्यु दर में बढ़ोतरी कई और क्षेत्रों में भी है। और और कोरोना वायरस का जो रहा है वो वैक्सीन का जो रहा है, एक तरफ हम लोग नए संक्रमण के फैलाव पर नहीं रोक लगा पा रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग जो वैक्सीन लग रही है जिससे कि जो गंभीर परिणाम होंगे उसके होने के ख़तरे में गिरावट आती है, उसमें भी हम लोग पूरी तरीके से वैक्सीन इसलिए नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि इस आबादी में अधिकांश लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन कई देशों की सरकारें ऐसे वैक्सीन लगा रही हैं कि उदाहरण के तौर पे अमेरिका में कई गुना ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग रही है। अगर आप इस बात से तुलना करें कितने लोगों को पहली खुराक लग रही है अफ्रीका में, वही इंग्लैंड में हाल है। तो इसके बारे में अभी हम लोग, आपको कुछ कहना हो तो ज़रूर आप बताइएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आज अभी 2 दिन पुराना आपको एक समाचार बताऊं, पॉइनियर में छपा था कि शायद 70% जो महिलाएं हैं वो स्वास्थ्यकर्मी हैं जो कोविड वैक्सीन शायद ना वैक्सीन लगाने में रोल प्ले कर रही हैं। हाँ, तो इसके बारे में आपकी टिप्पणी। मैम को हम लोगों ने कोई ब्रीफ नहीं किया ना, ये अनस्क्रिप्टेड हम लोग का रहा है हमेशा ही। हाँ, ये डेटा में मान सकती हूँ कि 70% महिलाएं ही हैं जो वैक्सीनेशन कर रही हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ये क्या, मुझे ये नहीं पता, मैंने ये पूरी खबर पूरा समाचार नहीं पढ़ा है कि क्या ये हमारे लिए कोई गर्व की बात है कि हम लोगों इसमें महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा है। क्योंकि उस लेवल पर जहाँ पे जो उस लेवल का वर्कफोर्स है हेल्थ सेक्टर में, वो महिलाएं ही हैं। हमारे यहाँ इस तरह का सेग्रीगेशन किया गया है कि और आप पढ़ते होंगे न्यूज़ में, अगर आप नर्स शब्द इस्तेमाल कीजिए तो हमारे मन में एक महिला की छवि आती है। और मुझे भी कई साल तक ये लगता रहा कि नर्स का मतलब महिला, और मेल नर्स या पुरुष नर्स के हम लोग उससे बिल्कुल इत्तेफाक ही नहीं रखते, जबकि विदेशों में उसका उल्टा ही है या बराबर होगा। पर ये नहीं है कि वहाँ पे नर्स शब्द से आप महिला के बारे में सोचें। और यहाँ जब डॉक्टर शब्द का प्रयोग होता है तो हमारे मन में एक
मेल की, एक पुरुष की छवि उभरती है। तो 70% महिलाएं, क्योंकि मुझे आंकड़ा नहीं पता, लेकिन उस लेवल पर वर्क फोर्स में महिलाएं ज़्यादा होंगी ही होंगी। और सही बात है, और बहुत से कार्यक्रमों में, जैसे हमारी आशा बहनें हैं, तो आशा बहन ही है, वो पूरा कार्यक्रम बनाया ही गया जिसमें सिर्फ महिलाएं ही और विवाहित महिलाएं ही उसमें वो एक आशा वर्कर बन सकती हैं। ठीक है, उसका कारण ये भी हो सकता है कि एक महिला जो है किसी दूसरे का दुख दर्द और परेशानी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ के और उसको उसी हिसाब से उसका निस्तारण भी कर सकती है। लेकिन ये कहना कि 70% महिलाएं, और देखो हमारे यहाँ तो महिलाओं, हम लोगों ने महिलाओं को कितनी भागीदारी दे रखी है, मेरे हिसाब से ये गलत है। क्योंकि भागीदारी दे नहीं रखी है आपने, उन पदों पर वो महिलाएं ही तैनात हैं, ये नहीं। अब ये देखा जाए कि पहले तो इस आंकड़े की तुलना उस आंकड़े से कीजिए कि उन पदों पर कितनी महिलाएं और कितने पुरुष कार्यरत हैं, और तब आप ये कहिए कि आप ये नहीं कह सकते कि पुरुषों ने कहा कि हम नहीं लगाएंगे वैक्सीन, उनको नहीं दिया गया ये काम और महिलाओं को दिया गया। तो मेरे ख्याल से अगर कोई भी समाचार या और कोई भी आंकड़ा आता है, तो जैसे हम लोग कई बार ये कहते हैं कि हमारे यहाँ इतने करोड़ वैक्सीन के डोज लगा दिए गए, उस आंकड़े का कोई मतलब नहीं है। मतलब इस आंकड़े का होगा कि कितने प्रतिशत लोगों को, जिन्हें वैक्सीन लगनी चाहिए, उसमें कितने प्रतिशत लोगों को कितने प्रतिशत लोगों को लगी है, तब हमको ठीक से पता चलेगा। सिर्फ एक नंबर दे देना, हमको ये भी ध्यान में रखना है कि भारत की आबादी बहुत बड़ी है, तो अगर हम 1 करोड़ वैक्सीन हम कह दें कि हमने तो दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगाई, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से ये हम लोगों को, और जो पाठक हैं और जो पढ़ते हैं इन खबरों को, उनको ये अपने दिमाग से सोचना चाहिए कि ये आंकड़ा, एक सिर्फ आंकड़ा देने से हमको स्थिति का पता नहीं चलता है। तो मुझे इतना ही कहना है। बिल्कुल सही बात है मैम। और जब आप ये बात कह रही थी तो मैं यही सोच रहा था कि अगर आप कोविन की जो वेबसाइट है, अगर आप उस पर जाएँ तो उस पर आंकड़े हैं भारत के, तो उसमें आप देखेंगे कई प्रदेशों में महिलाओं और पुरुषों के जो अनुपात है जिन्हें वैक्सीन मिली है, पूरी खुराक है, पहली खुराक है, दोनों खुराक, उनमें अधिकांश में पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। और केरल एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पे शायद महिलाओं की, मैंने देखा था कि वहाँ महिलाओं की संख्या ज़्यादा है जिन्हें वैक्सीन मिली है। अब मैंने कुछ टाइम पहले देखा था, मुझे उम्मीद है कि वहाँ पे अभी भी वैसी स्थिति होगी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि, और महिलाएं सिर्फ कोविड वैक्सीन लगाने में ही उनकी जो स्वास्थ्यकर्मी है उसमें उनकी 70% भूमिका है या भागीदारी है, ऐसा ही नहीं है। आप मैम बिल्कुल सही कह रही हैं। आप पूरी स्वास्थ्य सेवा देख लीजिए, पूरी जन स्वास्थ्य सेवा, उसमें आप देखेंगे महिलाएं, अधिकांश जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो महिलाएं हैं। अधिकांश जो स्वैच्छिक स्वास्थ्यकर्मी है, जैसे मैम ने बोला, आंगनवाड़ी आशा बहुएँ आदि, और सिर्फ भारत में ही नहीं, नेपाल में, पाकिस्तान में, अन्य देशों में जहाँ पे जिनको वॉलंटरी हेल्थ फोर्स वर्कर्स कहते हैं, वो अधिकांश महिलाएं हैं और उनकी तनख्वाह तक नहीं है और वो लेबर लॉज में भी नहीं आते। महाराष्ट्र आदि में केस तक चल रहे हैं कोर्ट में कि उनको श्रम कानून में भी आना चाहिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा था। और अब हम लोग कोविड वैक्सीन के ऊपर भी बात कर लें, क्योंकि कोविड वैक्सीन, मैम ने बिल्कुल ठीक कहा कि आबादी में अधिकांश को लगनी चाहिए, समयबद्ध तरीके से लगनी चाहिए। और अभी हम लोग अगर 100 करोड़ से ऊपर पहुंच गए हैं, लेकिन हमें तो 222 करोड़ खुराक भारत में लगानी है। लेकिन सिर्फ भारत में आबादी, जो पात्र आबादी है उसको लगाने से नहीं होगा, इसमें दुनिया की पूरी आबादी के जितने पात्र लोग हैं वैक्सीन के लिए, जो पात्र हैं, उनको लगानी है, सबको लगानी है। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में मैम आपको एक और हम लोग सवाल इस पर भी तो जल्दी से पूछ लें आपसे कि अभी देखिए भारत सरकार ने 6 वैक्सीन को परमिशन दे दी थी अगस्त तक जी, और अभी उन 6 में से सिर्फ 3 बन रही हैं, जो कोवैक्सीन कोविशील्ड, हाँ ठीक है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड जो, और स्पुतनिक। अधिकांश जो लगी हैं वो कोविशील्ड है। हर औसतन अराउंड 9, हर 10 में से 9 वैक्सीन लगने वाली खुराक कोविशील्ड है। आप 9, 9.5 मान लीजिए कोवैक्सीन है और जरा सी लग रही है स्पुतनिक। बाकी तीनों तो अभी लगनी भी नहीं शुरू हुई हैं, जिसमें ज़ाइकोव-डी है, ज़ाइडस कैडिला की, और मॉडर्ना है, और जॉनसन वाली वैक्सीन है, जॉनसन एंड जॉनसन की, जबकि परमिशन इनको मिली हुई है। तो इसमें क्या ये नई बारी हो रही है? पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग को देरी लग रही है, महीनों की देरी लग रही है चीज़ों को रोल आउट करने में। परमिशन तो सरकार ने दे दी है, तो देरी क्यों हो रही है? या पहले भी कोई स्वास्थ्य कार्यक्रमों में ये देखने को मिला है कि देरी होती रहती है,
तकनीक और पहुंचा? अब शायद मैं वो अथॉरिटी नहीं हूँ कि मैं ये बता सकूं कि देरी क्यों हो रही है, पर हाँ देरी हो रही है और क्यों हो रही है ये मेरा भी सवाल है। क्योंकि सरकार को तो ठीक है, बहुत वाहवाही मिल गई, उन्होंने कहा देखिए कोई कमी नहीं होने देंगे हम वैक्सीन की। बिना ये हमारे पास आंकड़ा नहीं है कि अभी ये कोवैक्सीन के भी कितने डोजेज हैं और उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है उनके इस कंपनी की, वो कितने डोजेस बना रहे हैं और हमारी कितनी आवश्यकता है। और शायद कोविशील्ड की सबसे ज़्यादा इसलिए लगी है कि उन्होंने सबसे पहले उसको मैन्युफैक्चरिंग सबसे पहले उन्होंने ही शुरू करी, और केवल हिंदुस्तान भारत के लिए नहीं बल्कि और देशों के लिए भी, और उनकी क्षमता बहुत ज़्यादा है इस वैक्सीन बनाने की, जो कोविड से पहले से भी थी, जो जी हाँ, महामारी और के पहले से। वैक्सीन्स के लिए भी कोविड से पहले भी, कोविड वैक्सीन के अलावा उनकी अपनी क्षमता वैक्सीनेशन प्रोग्राम वैक्सीन प्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा है। जबकि ये भारत बायोटेक का मुझे पता नहीं है, शायद एक वैक्सीन इन्होंने कोई बनाई है पहले, और उसके तो ये भारत बायोटेक के ऊपर कोई आक्षेप नहीं है, पर उनकी जो अपनी क्षमता है उसी हिसाब से तो वो प्रोडक्शन करेंगे। तो हम जो आंकड़े दे रहे हैं या जो हम कह रहे हैं कि हम इतने लोगों को इतने समय में लगा देंगे वैक्सीन, क्या वो वायदा पूरा हुआ है जो पहले किया गया था? और नहीं हुआ है तो उसका क्या कारण है? और जो 3 वैक्सीन नहीं अभी तक आई हैं, तो हो सकता है उसमें जो हम रेड टेपिज्म कह रहे हैं या कागजी कार्रवाई जो होनी है उसमें देर लग रही है, और इसके बाद उसके बारे में कोई पूछताछ भी नहीं हो रही है। एक अनाउंसमेंट कर दिया गया कि वो हम लाएंगे, और अब हम जनता के लोग हैं वो हम किससे पूछें कि भाई वो वैक्सीन कब आएगी? तो ये सब सवाल हैं। और स्पुतनिक का भी काफ़ी देर में शुरू हुआ लगना, जो अनाउंसमेंट हुआ था उसके काफ़ी समय बाद, और अभी कितनी वो वैक्सीन आई हैं या और कितनी लगाई जा चुकी हैं इसके बारे में मुझे तो कोई आंकड़ा नहीं पता है। हो सकता है वो आंकड़ा आप लोगों को मालूम हो। बिल्कुल ठीक बात है मैंकी कि ये बात बहुत ज़रूरी है कि जिन वैक्सीनों को परमिशन मिल चुकी है उनको पूरी पूरी क्षमता के साथ जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, बनने की कैपेसिटी है, उससे बनना चाहिए। उस क्षमता में जितना विकास हो सकता है विकास होना चाहिए, क्योंकि हमें वैक्सीन की ज़रूरत है। हमें वैक्सीन जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा लोगों को लग पाएगी, समयबद्ध तरीके से लग पाएगी। सिर्फ भारतीयों को ही नहीं, पूरे दुनिया की आबादी के अधिक जितने पात्र लोग हैं उनको एक समयबद्ध तरीके से एक समय सीमा के अंदर पूरी खुराक वैक्सीन लगानी ज़रूरी है, जिससे कि वैक्सीन से जो हमें फ़ायदा मिलना है कोविड पे विराम लगाने के लिए वो मिल सके। और निर्यात आयात इन सब दृष्टि से भी ये बेहतर रहेगा। और जैसा मैम ने कहा ये जन स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही हानिकारक है कि ये जो विलम्ब होता है, चाहे वो सरकारी फाइलों की वजह से हो या किसी भी कारण से हो, कि जब एक वैज्ञानिक उपलब्धि मिलती है तो उसको बिना विलम्ब जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी एक जन स्वास्थ्य उपलब्धि में परिवर्तित करना चाहिए। तो एक बात मैं और यहाँ कहना चाहूँगी, क्योंकि वैक्सीन की बात हो रही है और ये हम सबको समझना चाहिए कि ये वो वैक्सीन नहीं है कि वैक्सीन लगने का मतलब है कि एक बार वैक्सीन लग गई अब हमको वो बीमारी हो ही नहीं सकती है। ये किसी भी वैक्सीन, जो भी वैक्सीन बनी है, वो कोई भी वैक्सीन इस बात का दावा नहीं करती है। वैक्सीन लगने से ये है कि बीमारी हो सकती है, लेकिन बीमारी से होने वाले कुपरिणाम जो हैं वो उतने ज़्यादा घातक और भीषण नहीं होंगे जो एक अनवैक्सीनेटेड व्यक्ति को होंगे। और इसलिए वैक्सीन लगवाने के साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि ये इन्फेक्शन फैलने ना पाए दूसरे को, क्योंकि वैक्सीन उस इन्फेक्शन को फैलने से नहीं रोकेगी। तो जो हम लोगों से कहा गया है, साफ सफाई रखें, मास्क का प्रयोग करें। अब तो कई जगह ऐसा होने लगा है, लोगों सबको लगने लगा, और मैं केवल भारत की बात नहीं कह रही हूँ, मैं बाकी जगह की बात कह रही हूँ। और यूरोप में एक ये भी बहुत कारण है कि वहाँ लोगों ने ये सब जो भी ये प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं वो छोड़ दिए हैं। और अब तो आप कई बार, एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि आप मास्क लगाए क्यों हैं, आपको मास्क लगाने की क्या ज़रूरत है, आप मास्क उतारिए। और शायद एक देश में, म्यांमार में, अभी मैंने सुना कि वहाँ मिलिट्री ने कहा है कि वो अपनी आंतरिक सुरक्षा और उसको देखते हुए उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने चेहरे का कोई भी हिस्सा कवर करके उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं पहन सकता, मास्क नहीं पहन सकता, ताकि आपका पूरा चेहरा दिखना चाहिए। तो ये इस तरह की बातें, अगर हम वो सारे प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करेंगे कि आप मास्क लगाइए, हाथ धोइए
और थोड़ी दूरी बनाए रखिए, ये सब तो लगातार चलता रहेगा जब तक कि एक बहुत ही ज़बरदस्त वैक्सीन ना बन जाए। अभी तो शुरुआत है, अभी तो हमको पता भी नहीं है कि वायरस किस तरह से म्यूटेट करेगा, आगे क्या हाल होगा। और उम्मीद कर, और ये तो बाकी काबिले तारीफ़ है कि इतने कम समय में, मेरे ख्याल से इतने कम समय में कोई भी वैक्सीन अभी तक नहीं बनी जो लगाई गई हो लोगों को। तो इसके लिए तो अभी बहुत से शोध की आवश्यकता है। और ज़रूर हम लोग को उम्मीद है कि हमारा जो वैज्ञानिक कम्युनिटी है वो एक वैक्सीन लेके आएगी कि अच्छा शायद साल में एक बार लगनी हो तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। और अभी भी बहुत सी वैक्सीन्स हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, निमोनिया की वैक्सीन है, उसमें 100% प्रोटेक्शन नहीं है किसी में 70, किसी में 80%, 60%, पर ठीक है, उतना ही काफ़ी है, उतना ही बहुत है। बाकी हमको अपने आप साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बस मैं ये कहना चाहूँगी। बहुत बढ़िया बात है ये। और मैं सब दर्शकों को एक और बात याद दिला दूं कि हम लोग ने सीएनएस दृष्टिकोण भी किया था H1N1 वैक्सीन के ऊपर। तो 2009 में क्या हुआ था कि 2009 में जो नया H1N1 वायरस था उसकी जो महामारी थी, और H1N1 वायरस पुराना है इन्फ्लुएंजा का, वो 1970s से है, लेकिन जो 2009 वाला था वो ज़्यादा ख़तरा पैदा कर रहा था, तो उसके प्रति वैक्सीन 7 महीने में बन गई थी। लेकिन अधिकांश सप्लाईज अमीर देशों ने खरीद ली, जिसमें अमेरिका भी था। और अमेरिका ने, मुझे अगर सही अभी इस समय याद है, तो 34% अपनी जन पॉपुलेशन को 6 महीने या कुछ इससे ऊपर सभी को वैक्सीनेट कर दिया। और बहुत कम वैक्सीन उसने गरीब देशों को, अमीर देशों ने दान में दी, सो कॉल्ड दान। तो ये जन स्वास्थ्य में जो गैर बराबरी ये बहुत व्याप्त रही है। मैम की बात सबसे महत्वपूर्ण है कि हम वैक्सीन लगवाई है तब भी आप मास्क ज़रूर पहने। वैक्सीन से अभी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपको इन्फेक्ट होने से, कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होने से बचाए। दूसरा को आप अगर यदि किसी को कोरोना वायरस हो जाता है, कोविड हो जाता है, तो उसमें गंभीर परिणाम होने का खतरा कम करती है वैक्सीन। और मैं चलते चलते बस आखिरी बात ये और बता दूं कि WHO ने भी यही बात देखी है कि यूरोप में और अन्य देश, दुनिया में ओवरऑल जो नंबर ऑफ केसेस में बढ़ोतरी हुई है, मृत्यु में बढ़ोतरी हुई है, ये बढ़ोतरी और नए केसेस अधिकांश उन लोगों में हो रहे हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं। यूरोप में जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं उनमें हो रहे हैं। और जो लोग अस्पतालों में आ रहे हैं, जिन्हें वेंटिलेटर, ऑक्सीजन आदि की ज़रूरत पड़ रही है, जो मृत्यु जिनकी हो रही है कोविड की वजह से, करीब 51,000 या 55,000 के आसपास लोग हर हफ्ते मरते हैं। 50,000 आप औसतन मान लीजिए, और बढ़ोतरी ऊपर है ये। तो ये अधिकांश वो लोग हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी थी। और जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उनको 32% कम खतरा है मृत्यु होने का अगर उन्हें कोविड हो जाए। ये इंग्लैंड का डेटा है। और उसी तरह से अस्पताल में जो लोग भर्ती हो रहे हैं उसमें भी बहुत बड़ी गिरावट आती है। जो लोग वैक्सीन लगाए, वैक्सीन पहने हैं तो ज़रूर मास्क लगाइए, सारे कोविड नियमों का पालन करिए। और हम लोग कल शाम फिर हर रोज़ की तरह 5 बजे भारतीय टाइम पे आपसे मिलेंगे किसी और बात के साथ जिसने हमें सोचने में विवश किया। 102 दूसरा एपिसोड है ये। और मुझे उम्मीद है कि दूसरा शतक वाली जो पारी है इसमें भी आपकी सबकी भागीदारी मिलेगी, और हमें मैम से भी बहुत सुनने को मिलेगा। तो इसी बात के साथ थैंक यू।